Hello everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके ही डिमांड पर बिहार बोर्ड इंग्लिश क्लास 10 की जो आपकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं आपके पेपर में उसके जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना ब्रीफली एक्सप्लेन वाले उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि आपके जो भी प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन से उन सारे चैप्टर्स का मैं यहाँ पर निचोड़ लेकर आया हूँ आपके सामने, ताकि एक बार लास्ट बार आप क्रॉस वेरीफाई कर सको और अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका पता ही है आपको, द पेस फॉर लिविंग। उसका जो पहला क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। तो राइटर ने कहाँ पर प्ले देखा था, है ना। तो द राइटर वॉच द प्ले इन द डबलिंग। सो फर्स्ट आंसर आपको मिल ही चुका है। सेकंड क्वेश्चन है हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। जो नाटक था उसमें चीफ कैरेक्टर के रोल में कौन था। तो इन द प्ले द चीफ कैरेक्टर वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट ऑफ आयरिश कंट्री टाउन। मतलब आयरिश कंट्री टाउन का एक बूढ़ा बुजुर्ग कॉर्न मर्चेंट था, वही आपका चीफ कैरेक्टर था, यानी कि मुख्य भूमिका में था नाटक में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। तो क्या जो राइटर था वो बहुत ही तेज गति वाली चीज़ें डिसलाइक करता था। नो, द राइटर डिड नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। हर मतलब फील्ड में ऐसा नहीं था कि वो डिसलाइक करता था रैपिड मूवमेंट को। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। मतलब किस सिचुएशन को देख कर राइटर को ऐसा लगा कि वो अपने आप को सिनेमा में ढूंढ रहा है ना। तो इन सिनेमा द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग एंड इज अनेबल टू फॉलो द फिल्म। मतलब ऐसा लग रहा था उसको सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म को फॉलो नहीं कर पाएगा, यानी कि उसमें अपने आप को वो कहीं मतलब सेट नहीं कर पा रहा था कुल मिला के इस चैप्टर के अनुसार, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर, है ना। तो राइटर अपने आप को कैसे क्लासीफाई करता है एज अ थिंकर के रूप में, है ना। द राइटर हैज़ क्लासिफाइड हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, है ना। तो वो किस श्रेणी में अपने आप को रखता है, तो देख ही सकते हो आंसर में लिखा हुआ है स्लो थिंकर, यानी कि अपने आप को ऐसी प्रजाति में रखता है जो लोग बहुत धीमी गति से सोचते हैं, यानी कि उसको ऐसा लगता है ना कि दुनिया बहुत तेज गति से चल रही है और वो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ये चैप्टर का नाम भी है द पेस फॉर लिविंग, तो इससे आप देख सकते हो पेस मतलब गतिशील, है ना। तो मैंने ये जो भी आपको क्वेश्चंस बताए हैं ध्यान दीजिएगा कि ये बस रट्टा मार वाली चीज़ें मत करना आप। मैं इसलिए आपको ये हिंदी वगैरह बता रहा हूँ ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए ना तो आप अपने लेवल तक का बेस्ट दो और आंसर उसको बना कर आओ। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एबिलिटी का प्रयोग करो, है ना, बजाय कि आप किसी का नकल करो। राइट। मूविंग अहेड चैप्टर 2 में चलते हैं, मी एंड द इकोलॉजी बिट। ठीक है। हो सकता है मेरे कुछ क्वेश्चंस आंसर बड़े बड़े हों, लेकिन हमें एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करना है, तो मैं थोड़ा उसको रैपिड वे में भी ले चलूँगा जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीनी, है ना, मिसिस ग्रीनी को। क्या हुआ जब नरेटर ने मिस ग्रीनी को मिसिस ग्रीनी कहा, है ना। When the narrator calls her Mrs. Greeny, then she doesn't feel good and hence she says that she doesn't have change to pay him, है ना। यानी कि जब लेखक ने ना मिस ग्रीनी को मिसिस ग्रीनी बोला, है ना, जब मिसिस ग्रीनी बोला तो उनको बुरा लगा, है ना, अच्छा नहीं लगा, और इस वजह से वो जो औरत थी उसने उसको चेंज देने से मना कर दिया। होता है ना कि बुरा लग जाता है कि जाओ हम तुम्हारा काम ही नहीं करेंगे, तो ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है। आगे देखिए वॉट डज द नैरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडेज। भाई इस चैप्टर में सैटरडे और संडे को नैरेटर यानी जो लेखक था वो क्या किया करता था। सो द आंसर इज एज मिस ग्रीनी had to go away on weekends, so on Saturday and Sunday, the narrator has to look at the big plastic garbage bags on her lawn. देखिए जाहिर सी बात है इस वीकेंड्स, यानी हमें पता है कि मिस ग्रीनी जो थी वीकेंड्स के टाइम पे यानी कि सैटरडे संडे को, है ना, वो कहीं कहीं बाहर घूमने जाती थी। हैड टू गो अवे, बाहर निकलना पड़ता था मिस ग्रीनी को। इस वजह से जो नरेटर था वो सैटरडे एंड संडे को उनके घर के बाहर जो गार्बेज का बड़ा सा प्लास्टिक का बैग हुआ करता था, है ना, जो लॉन में यानी कि उनके बगीचे में रखा हुआ करता था, उसको देखना होता था। ऑब्वियसली उसको वहाँ से हटाना होता था काइंड ऑफ। ठीक है। उसको आप अपने लैंग्वेज में भी आंसर कीजिए, बस समझिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का मतलब है उसका आंसर है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझिए उसको। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच एनिमल मैसेज अप मिस ग्रीनीज यार्ड। मिस ग्रीनी के यार्ड यानी बगीचे को, लॉन को किस जानवर ने मैसी कर दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। सो इट्स
इट इज जिम्स डॉग विच मैसेज अप मिस ग्रेनीज यार्ड। उनके यार्ड को किसने, जिम का जो कुत्ता था, जिम एक इंसान है, उसका कुत्ता जो था उसने मैसी कर दिया पूरे उनके यार्ड को। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डज द नैरेटर आस्क मिस ग्रेनी टू सेव पेपर एंड एल्यूमिनियम कैंस। नैरेटर यानी लेखक ने ऐसा क्यों पूछा मिस ग्रेनी से कि पेपर और एल्यूमिनियम कैंस की बचत कीजिए, अब है ना, उसको वेस्ट मत कीजिए। Waste papers and aluminum cans can be converted into fresh material, so the narrator asked Miss Granny to save them separately. यानी कि वेस्ट पेपर और एल्युमिनियम कैंस जो है ना, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेश मटेरियल में, मतलब कुल मिला के रिसाइकिल कर सकते हैं। इसी वजह से नरेटर जो था उसको कह रहा है मैम उसका वेस्ट मत करो आप, है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रेनी डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। यानी इकोलॉजी जो चैप्टर था, मैं इस पर अब बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने पहले वीडियोस वगैरह नहीं देखे इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो उसके वीडियो के पूरी प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक एक करके देख सकते हो। तो इस चैप्टर का भी मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर पूरा नरेट कर रखा है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिड द नरेटर, क्या नरेटर जो था पूरी तरीके से सक्सेस हो पाया मिस ग्रेनी को इकोलॉजी के बारे में समझाने के रिगार्डिंग। तो आंसर है नो, द नरेटर डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रेनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। यानी कि मिस ग्रेनी तो कुछ इकोलॉजी के लिए की नहीं, इसलिए नरेटर जो था सक्सेस नहीं हो पाया अपने मकसद में, राइट। चैप्टर 3 है जो कि है गिल्लू, आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी। हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स। वुंड्स मतलब होता है घाव, है ना, उसके घाव कैसे ठीक हुए गिल्लू के, वो देख लीजिए। सॉरी ठीक नहीं हुए, मतलब कैसे उसके वाउंड, उसके शरीर पे घाव कैसे आए, वो पूछा जा रहा है। सो द आंसर इज टू क्रोज assaulted Gillu with their beaks and he get injured with 2 wounds on his body which causes him become motionless, start clinging। तो कहा जा रहा है कि जो 2 कौवे थे उन्होंने गिल्लू को बहुत बुरी तरीके से अपने चोंचों से मार मार कर इंजर्ड कर दिया विद 2 wounds on his body, और उसके शरीर पे 2 घाव भी कर दिए जिसकी वजह से वो मोशनलेस हो गया और क्लिंगिंग यानी कि रेंग कर चलने लगा, है ना। गिल्लू के बारे में बात की जा रही थी। दूसरा है कि हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वेरल एज गिल्लू। कौन बेबी स्क्वेरल गिल्लू, जो बेबी स्क्वेरल थी यानी छोटी सी गिलहरी थी, उसको गिल्लू के नाम से कहकर कौन बुलाने लगा। सो ऑल रेसिडेंट्स ऑफ महादेवीज हाउस, यानी कि पहले बता दो कि इसमें जो नरेटर है, इस कहानी की जो लेखिका है वो एक मतलब लेखक जो है वो एक लेडी हैं, यानी महादेवी वर्मा इज अ लेडी राइटर। तो वही बोला जा रहा है कि महादेवी वर्मा की जो घर के सारे लोग थे स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबरा स्क्वेरल एज गुल्लू। सॉरी यहाँ पे गिल्लू होगा, इट्स नॉट गुल्लू। अब है विच ऑइंटमेंट वॉज अप्लाइड ऑन द वॉन्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वेरल। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो यानी कि ऑइंटमेंट मतलब होता है कौन सा मलहम उस बेबी स्क्वेरल यानी गिल्लू के शरीर पे लगाया गया जब उस पर घाव हुआ। तो इट वॉज पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन, ये अच्छे से याद रखिएगा, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगाया गया ऑन द वाउंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वेरल। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रोपर नाउन इम्प्लाई, व्हाट डिफरेंस डज अ नेम मेक। तो कॉमन नाउन सिग्निफाइज ऑल द इंडिविजुअल ऑफ पार्टिकुलर थिंग। जाहिर सी बात है कॉमन नाउन के बारे में पूछा जा रहा है कि कॉमन नाउन से प्रोपर नाउन कहने का क्या तात्पर्य है। तो कॉमन नाउन के बारे में आपको ही पता है, इट सिग्निफाइज ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पार्टिकुलर थिंग। एक प्रकार के उनके पूरी जाति का अगर बोध कराता है कोई वर्ड तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। वाइल, है ना, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए टू ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। जाहिर सी बात है, जैसे कि पहले वो गिलहरी थी और गिलहरी का एक पर्टिकुलर हमने नाम दे दिया तो वो आपको गिलहरी के प्रजाति में भी एक स्पेशल मतलब गिलहरी बन चुकी है, उसको एक नाम दे दिया गया है, उसको एक विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम को ही हम प्रोपर नाउन कहते हैं ना, तो उसको एक प्रोपर नाम दे दिया गया है। दैट्स वाई इट्स कन्वर्टेड फ्रॉम कॉमन नाउन टू प्रोपर नाउन, इसकी बात की जा रही थी। तो अ नेम डिफ्रेंशिएट एनी इंडिविजुअल फ्रॉम द अदर्स, और जाहिर सी बात है इस तरीके से वो अपने पूरे प्रजाति पूरे कॉमन नाउन की बिरादरी से अलग हो चुकी है जो गिल्लू है, ठीक है। अगला चैप्टर है 4, दैट इज व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। क्वेश्चन है हु हैज रिटन दिस ऐसे। द ऐसे हैज़ बीन रिटन बाय सत्यजीत राय। कौन लिखा है? सत्यजीत राय। मैं पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है ढंग से और अगर आपको ऑथर्स नेम याद करने हैं तो मैंने एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर किया है और साथ ही साथ PDF भी दे रहा हूँ। उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म। सबसे पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म। पोटेंट का मतलब होता है प्रबल और वर्सटाइल मतलब बहुमुखी, बहुत तरीक़ों का। तो सबसे पोटेंट एंड प्रबल और बहुमुखी आर्ट फॉर्म कौन सा है?
द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा टुडे इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सटाइल आर्ट फॉर्म। जाहिर सी बात है, इस मूवी में सिनेमा की बात करी जा रही है, तो सिनेमा ही द आंसर। तीसरा है कि वेयर इंडियन फिल्म्स सॉरी इट्स वर इंडियन फिल्म्स शोन अब्रोड अ फ्यू डिकेड्स एगो। क्या कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले, 10 साल को एक डिकेड कहते हैं, कुछ दशकों पहले क्या इंडियन फिल्म्स को दिखाया जाता था दूसरे देशों में? अब्रॉड मतलब बाहरी के देशों में। नो, इंडियन फिल्म्स वर नॉट शोन अब्रॉड अ फ्यू डिकेड्स एगो। पहले तो नहीं दिखाया जाता था, लेकिन अब हाँ, ये वर्ल्ड वाइड हो चुका है। हमारे देश की जो मूवीज़ हैं वो भी वर्ल्ड वाइड दिखाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट शॉट प्रोड्यूस्ड? पहला शॉट कब लिया गया था? सो इट वाज इन 1907। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, एक्सेप्टेंस स्पीच। ठीक है, वाई हैड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर? तो अलेक्जेंडर एरिस ने नोबेल पीस प्राइज को क्यों उनके बिहाफ पे लिया था? ऐसा आंसर इसका इसलिए है क्योंकि अलेक्जेंडर एरिस मदर, अलेक्जेंडर एरिस की जो माँ थी, जो कि एक कौन थी, आंग सान सू की, वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू बी प्रेजेंट इन पर्सन ऑन द ओकेजन, सो ऑन हर बिहाफ ही एक्सेप्टेड द प्राइज। यानी कि वो इस परिस्थिति में नहीं थी कि इस अवसर पे वो आकर प्राइज को ले सके, इसलिए उनके बिहाफ पे उनके बेटे को आना पड़ा, दैट इज अलेक्जेंडर एरिस। सिक्स्थ है, हु वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991? तो आंग सान सू की को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है 1991 में। सातवां क्वेश्चन है कि हु वर इनकार्केरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी? इनकार्केरेटेड मतलब होता है बंदी बनाना। तो स्ट्रगल के दौरान, है ना, पीस यानी शांति और आज़ादी के लिए, और डेमोक्रेसी, है ना, तो इसके लोकतंत्र के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कौन स्ट्रगल करते हुए इनकार्केरेटेड बंदी बनाया गया था? सो द आंसर इज many senior and highly respected leaders beside the mothers of Alexander Harris were incarcerated in the struggle for peace, freedom and democracy। यानी कि बहुत सारे ऐसे सीनियर और हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स थे जो कि उसके माँ के साथ, अलेक्जेंडर हैरिस की माँ कौन थी? आंग सान सू की। यानी आंग सान सू की के साथ जो जो लोग सीनियर पोस्ट पे थे, हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स थे, वो लोग भी साथ में आंग सान सू की के साथ में उनको बंदी बनाया गया था पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी की लड़ाई में। ठीक है, आगे चलिए। Why has the whole international community applauded Mr. Chairman? Applauded का मतलब होता है प्रशंसा करना। सो पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्यों मिस्टर चेयरमैन को अपलॉड किया? द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉडेड मिस्टर चेयरमैन फॉर द चॉइस ऑफ हिज कमेटी, बिकॉज उन्होंने कमेटी का चयन बहुत अच्छे से किया था, इसी वजह से। अगला है कि वॉट इज़ मोर प्रीशियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? यानी कि डायमंड, सिल्वर और गोल्ड से भी ज़्यादा प्रीशियस क्या है? सो द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, ध्यान दीजिएगा, जेन्युइन ब्रदरहुड यानी कि सच्ची भाईचारा, एंड पीस इज मोर प्रीशियस दैन डायमंड और सिल्वर गोल्ड। यानी कि इन सारी डायमंड, सिल्वर और गोल्ड से भी ज़्यादा मतलब महंगी चीज़ क्या है? जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस। ठीक है, आगे देखिए। सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स चैप्टर है, वंस अपॉन अ टाइम। पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द ओल्ड वुमेन? ओल्ड वुमेन किस तरीके की थी? यानी कि उसका नेचर पूछा जा रहा है। सो द ओल्ड वुमेन वॉज ओल्ड बट वाइज, वो बूढ़ी तो थी, साथ ही साथ बुद्धिमान भी थी। वाइज मतलब बुद्धिमान। सेकेंड है, इज दिस फोक लोर प्रेजेंट इन वन कल्चर और मेनी? लोर का मतलब होता है विद्या, यानी कि जो फोक यानी कि लोक संगीत की विद्या जो होती है, लोक वगैरह की जो विद्या होती है ना, लोकल कह लीजिए, जो भी विद्या होती है, प्रेजेंट इन वन कल्चर और मैनी, यानी कि क्या एक ही कल्चर में पाई जाती है या फिर हर एक कल्चर में आपको देखने को मिलेगी? सो द आंसर इज द फोक लोर इज प्रेजेंट इन मेनी कल्चर। हर एक समाज में आपको एक लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक ड्रेस, ऐसे टाइप की चीज़ें मिलेगी, तो ऑब्वियसली इट इज़ प्रेजेंट इन मेनी कल्चर। थर्ड क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ द ओल्ड वीमेन? ओल्ड वीमेन के जो फादर थे वो कौन थे? द ओल्ड वीमेन्स फादर इज अ ब्लैक अमेरिकन स्लेव। स्लेव मतलब कैदी, है ना, तो गुलाम कह लीजिए। सो उनके पिता जो थे वो ब्लैक अमेरिकन स्लेव थे। फिर है फोर्थ, वेयर डज द ओल्ड वीमेन लिव? वो औरत कहाँ रहती थी, बूढ़ी औरत? द ओल्ड वीमेन लिव्स अलोन इन स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन, यानी कि टाउन के आउटसाइड में जाकर वहाँ पर एक अकेले छोटे से घर में रहा करती थी। फिर है, हाउ इज़ हर रेपुटेशन फॉर विजडम? यानी कि उसकी बुद्धि, विवेक, है ना, तो उसकी बुद्धिमत्ता की रेपुटेशन यानी कि जो वैल्यू थी वो किस प्रकार की थी, कैसी थी? तो आंसर सुन लीजिए, द ओल्ड वीमेंस रेपुटेशन फॉर विजडम इज विदाउट पियर एंड विदाउट क्वेश्चन। यानी कि मतलब उस पर कोई निसंदेह कर ही नहीं सकता, मतलब कोई डाउट ही नहीं कर सकता। उसकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा थी, एक तरीके से कह सकते हैं। सी इज बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन अमॉन्ग हर पर्सन पीपल। मतलब उनकी बुद्धि के लिए ना, ज्ञान के लिए उस बूढ़ी औरत की प्रतिष्ठा जो थी ना, बिना सहकर्मी और बिना प्रश्न के है, मतलब उस पर कोई डाउट नहीं कर सकता। वो अपने लोगों के बीच में कानून और उसका उल्लंघन करना दोनों उन्हीं के हित में ही था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
व्हाट इज़ हर पोजीशन इन द नेबरहुड, उनका मतलब क्या रेपुटेशन था कह लीजिए उनके पड़ोस में। तो हर पोजीशन इज़ ऑनरेबल, यानी कि उनकी जो पदवी थी, पोजीशन मतलब पदवी भी बोल सकते हैं, तो उनकी जो पदवी थी ऑनरेबल थी, माननीय थी, एंड ऑफुल इन द नेबरहुड। ऑफुल मतलब भयंकर, है ना मतलब अच्छी खासी थी उनकी। सेवेंथ क्वेश्चन की वाई डिड सम यंग पीपल विजिट हर, जाहिर सी बात है इस चैप्टर में इसी पॉइंट पे मूड आता है, यानी कुछ लोग उससे मिलने आते हैं, यानी कि पूछा जा रहा है कि कुछ जो यंग पीपल थे वो उनको उनसे मिलने क्यों आए, उनके घर मिलने क्यों आए। तो some young people visited her to disprove her clairvoyance and to show her up for the fraud, यानी कि एक वर्ड है clairvoyance, है ना। तो एक वर्ड होता है ये क्लेयरवॉयंस का मतलब पेशनी गोई, लेकिन अच्छे से बताऊं तो उसका मतलब होता है चीज़ों की तह तक जाकर प्रवेश करने की शक्ति, है ना। मतलब एक तरीके से डिग आउट करना, उसको मतलब जांच पड़ताल करना कह लीजिए। तो वो लोग उसके घर पे इसलिए गए कि बुद्धि जो थी औरत की उसके बारे में उसके सब लोग जानते थे, लोग सोचते थे कि ये ऐसी इतनी तेज कैसे है, इस वजह से उसको चेक करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो यंग पीपल थे उनके घर पे गए। आगे देखिए, मतलब वो पता करना चाहते थे कि वो फ्रॉड तो नहीं है, ऐसे करके। फिर है व्हाट डज द ओल्ड वुमेन नो अबाउट दोज पीपल, वो जो बूढ़ी औरत थी उन लोगों के बारे में क्या समझ रही थी, सोच रही थी। तो द ओल्ड वुमेन डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दोज पीपल बट ओनली दैट देयर इज अ बर्ड इन देयर हैंड्स, यानी कि और कुछ तो नहीं जानती थी वो औरत, लेकिन ये इतना जानती थी कि हाँ सच में उन लोगों के हाथ में एक छोटी सी चिड़िया है। फिर है फॉर वॉट आर द यंग विजिटर्स आर रिप्रीमेंडेड, यानी कि किस चीज़ के वजह से, मतलब किस चीज़ के लिए उस बूढ़ी औरत ने उन यंग विजिटर्स को रिप्रीमेंड किया, यानी कि फटकार लगाई, यानी कि डांटा बोला। तो द यंग विजिटर्स वर रिप्रीमेंडेड फॉर पैरेडिंग देयर पावर एंड हर हेल्पलेसनेस, यानी कि जब उन लोगों ने एक तरीके से क्या किया, उस औरत की शक्तियों का मतलब और उसकी हेल्पलेसनेस का जांच करना चाहा ना, एक तरीके से परखना चाहा उसको, तो इस बात पे बूढ़ी औरत गुस्सा हो गई और उसको फटकार भी लगाई उन लोगों को, है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज बर्ड एंड वुमेन सिग्निफाई टू द स्पीकर, इस चैप्टर में जब औरत एक बार कहती है कि उनके हाथों में बर्ड है और वुमेन, इन दोनों चीज़ों के बिहाफ पे वो क्या चीज़ बताना चाहती है औरत, तो उसका आंसर होगा द बर्ड सिग्निफाइज टू द स्पीकर एज लैंग्वेज, बर्ड को वो लैंग्वेज के रूप में कहती है, यानी कि आपके हाथ में लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है। एंड द वुमेन सिग्निफाइज एज अ प्रैक्टिस राइटर, और वुमेन को वो किस रूप में उसको दर्शाना चाहती है, प्रैक्टिस्ड राइटर के रूप में। मैं इसके और ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैंने ऑलरेडी चैप्टर में बता रखा है क्वेश्चन आंसर्स, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्योंकि टाइम लगेगा। अगला है चैप्टर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। क्वेश्चन है कि हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इस चैप्टर को इस यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर को किसने लिखा है। सो हुमायूं कबीर हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच, यानी कि स्पीच को हुमायूं कबीर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है हाउ वर द आर्यंस रिगार्डेड टिल रिसेंटली, यानी कि अब तक आर्यंस को कैसे रिगार्ड दिया जाता था। तो टिल रिसेंटली आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड, यानी कि सबसे पहले जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे, है ना, उसको खोजा, मतलब इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमण करना, वो सबसे पहले आक्रमणकारी थे उस लैंड पे, ठीक है। आगे है कि हाउ डिड द प्री आर्यंस बिल्ड अप ए न्यू सिविलाइजेशन, यानी कि प्री आर्यंस ने, पहले वाले जो आर्यंस थे, उन्होंने किस तरीके से नई सभ्यता का बनाया था। तो आंसर इज द प्री आर्यन डिस्प्लेस्ड अर्लियर पीपल एंड बिल्ट अप न्यू सिविलाइजेशन, यानी कि पुराने लोगों को वहाँ से हटा दिया और उसके बाद से नई सभ्यता का विकास किया था। आगे है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कि सबसे बेस्ट रिमार्केबल फीचर क्या है हमारे इंडियन कल्चर का। सो द अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर, जाहिर सी बात है हमारे देश की जो एकता है उस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का कल्चर का वो मोस्ट रिमार्केबल फीचर है, ठीक है। आगे है वेयर हैज़ ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज, यानी कि कहाँ पर पुरानी जो सभ्यता है और जो संस्कृति है वो बड़ी मतलब पैदा हुई है और चेंज हुई है। सो ओल्ड सिविलाइजेशन कल्चर ग्रोन एंड चेंज इन इंडिया, इंडिया की बात की जा रही तो इंडिया में ही हुई है ना। सिक्स्थ है कि व्हाट हैज़ बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियंस इन द ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, तो हर पहलू में, है ना, हु हैज़ व्हाट हैज़ बीन द पॉलिसी, इंडिया की क्या पॉलिसी रही है, मतलब हर एस्पेक्ट, हर जीवन के हर पहलू में क्या पॉलिसी रही है इंडिया की। तो आपको ही पता है लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो, ये वाली जो पॉलिसी है ना, इंडिया हर एक एस्पेक्ट में, मतलब हर पहलू में उसको निभाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्रेफरेबल टू फेनेटिक डिवोशन, फेनेटिक डिवोशन का मतलब होता है कट्टर भक्ति,
फेनेटिक मतलब कट्टर, यानी कि दृढ़ निष्ठा के साथ जो भक्ति में लीन रहता है उसको बोला जाता है व्हाट इज प्रेफरेबल टू फेनेटिक डिवोशन, मतलब इसके लिए क्या प्रेफर किया जाएगा. So toleration that leads to the sufferance of civil and even indifference to the values of your life is preferable to fanatic devotion. Toleration का मतलब होता है सहनशीलता, है ना. That leads to the sufferance of civil, यानी कि जो कि नागरिक की पीड़ा है, and even indifference to the values of life, और यहाँ तक कि उदासीनता की ओर ले जाती है ना. It is preferable to the fanatic devotion. ठीक है. आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि which spirit underlies the change of Indian history. मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी भावना थी, है ना, विच स्पिरिट, कौन सी ऐसी भावना थी जो भारतीय इतिहास के परिवर्तनों को रेखांकित करती है. सो द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता की जो शक्ति है, एक तरीके से उसकी जो भावना है, एकता की भावना जो है हमारे देश में, विच इन्फॉर्म्स द डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ इट्स लाइफ अंडरलाइज द चेंज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो कि इन्फॉर्म करती है, हमें समझाती है द डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ इट्स लाइफ, लाइफ के जो विविध विविध तरह के भाव हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, उन सारी चीज़ों को देखकर इंडियन हिस्ट्री का रेखांकित करी जाती है, इंडियन हिस्ट्री की भावनाओं को रेखांकित किया जाता है. आगे है कि हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन कल्चर. हुमायूं कबीर ने डिफाइन कल्चर को कैसे डिफाइन किया है वो देख लेते हैं. तो हुमायूं कबीर डिफाइंस कल्चर एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ वैरिंग इंपॉर्टेंस एंड विटलिटी. तो हुमायूं कबीर ने संस्कृति को भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक धागों के समूह के रूप में परिभाषित किया है. महत्व और जीवन शक्ति, है ना, इम्पॉर्टेंस और उसकी जीवन शक्ति के बिहाफ पे उन्होंने कैटेगराइज किया है, कल्चर को इस बिहाफ पे बांटा है, उसको डिफाइन किया है. आगे कि हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन. कल्चर का तो ठीक था, सिविलाइजेशन को कैसे उन्होंने कहा है, ये संस्कृति थी, ये सभ्यता है. तो हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर. जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात की, कि सिविलाइजेशन जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संगठन है सोसाइटी का, है ना, समाज का, जो कि ये क्रिएट करती है कि कल्चर, यानी कि हमारी संस्कृति में कौन कौन से कंडीशन रखे जाएंगे. अच्छा, आपको ये करना है, हमारी संस्कृति ये कहती है, हमारी संस्कृति वो कहती है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसी सिविलाइजेशन से ही आती हैं, यानी कि सिविलाइजेशन इज द जननी ऑफ कल्चर, यू कैन से, है ना, इट इज़ द हेड, राइट. ओके फाइन, मूविंग अहेड. 11th है कि व्हाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस हमें क्या देते हैं. द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ गिव्स अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर, यानी कि सिविलाइजेशन के जो कुछ केसेस हैं विदाउट कल्चर के, वो हमें, मतलब हमें वहाँ से मिलता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, चैप्टर 8. क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज रेफर टू द राइटर. यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इसके नंबरिंग पे ना जाए, ये मेरी वीडियो थोड़ी जल्दीबाजी में बनाने के चक्कर में ये नंबरिंग का थोड़ा इशू आ गया है, नंबरिंग पे ना जाए प्लीज़. विच फेस्टिवल इज रेफर टू द राइटर, है ना, राइटर के मतलब जो लेखक है उसका उल्लेख किस त्यौहार से है. तो आंसर इज ईस्टर. ईस्टर फेस्टिवल से उसका उल्लेख किया जा रहा है. फेस्टिवल ईस्टर इज रेफर टू द राइटर हियर. ओके. सेकंड क्वेश्चन है कि वाई वॉज स्लेजिंग ओवर. तो स्लेजिंग बर्फ पे चढ़ने वाली गाड़ी का एक सवारी करने का कहते हैं स्लेजिंग, है ना. तो स्लेजिंग क्यों खत्म हो गई थी. तो विद द एंड ऑफ दिस मूवी सीजन स्लेजिंग वॉज ओवर. जाहिर सी बात है, जब बर्फ का सीजन खत्म हो जाएगा तो स्लेजिंग आप करोगे किस पे. तो इसी वजह से सीजन स्लेजिंग जो थी, है ना, एक्टिविटी, वो बंद हो गई थी. अगला क्वेश्चन है कि वाई वॉज वाटर रनिंग इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट. यानी कि जो पानी था, है ना, वो विलेज स्ट्रीट में के गलियों में क्यों उसकी धारा बह रही थी. सो द आंसर इज वाटर फ्रॉम द फार्म यार्ड रैन डाउन द स्ट्रीट ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो. जब जाहिर सी बात है बर्फ़ पिघलेगी तो पानी तो नीचे आना ही आना है, और इसी वजह से खेतों से होते हुए वो जो पानी था वो सड़क पे आ गया था. ठीक है. वेयर डू टू लिटिल गर्ल्स मीट. वो जो दो लड़कियाँ थी छोटी छोटी, वो कहाँ पे मिली थी. सो द टू गर्ल्स मेट इन अ लेन बिटवीन टू होम स्टेट्स वेयर द डर्टी वाटर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स मेड अ पडल. यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो दो लड़कियाँ थी ना, वो कहाँ पे मिली, दो घरों के बीच से जो छोटी सी पतली सी गली जा रही थी, उसमें पडल बन गया था ना, कीचड़ वाला एरिया बन गया था, क्योंकि पानी जो था खेतों से होकर आ रहा था, जो कि गंदा था, डर्टी था, और इसी वजह से वहाँ पे पडल हो गया था, यानी कि दलदल टाइप का. और वहीं पे वो जो छोटी लड़कियाँ थी दो, वो मिली थी. अभी आप नाम भी मिलेगा उनका, अकोलिया एंड मलासा. ठीक है. तो आर दे ऑफ सेम एज. क्या वो एक एज की थी. नो, दे वर नॉट ऑफ द सेम एज. वो एक जैसी नहीं थी, एक एज की है. फिर आगे क्वेश्चन की वाई डिड अकोलिया ट्राई टू चेक मलासा. अकोलिया, है ना, अकोलिया जो थी मलासा को क्यों रोकना चाह रही थी. तो अकोलिया चेकड अप मलासा टू गेट इनटू द पडल लेस्ट हर शू एंड
स्टॉकिंग्स वुड बी ड्रेंच्ड। यानी कि कहने का मतलब है कि अकोलिया जो थी मलासा को रोकना चाह रही थी कि पडल में मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे जूते जो है भीग जाएंगे और जो स्टॉकिंग्स यानी कि मोजे को स्टॉकिंग्स बोलते हैं वो भी गीले हो जाएंगे। ठीक है। वॉट एडवाइस डिड अकोलिया ऑफर? अकोलिया ने कौन सा एडवाइस दिया? तो अकोलिया चेक द मलाशा टू गेट इन टू पडल लेस्ट हर शूज एंड स्टॉकिंग। वही वाला आंसर होगा सेम। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड अकोलिया शाउट एट मलासा? अकोलिया जो थी मलासा पे क्यों चिल्लाई? सो अकोलिया शाउटेड एट मलासा बिकॉज सी हैड स्प्लैश डर्टी वाटर ऑन हर फ्रॉक, आईज एंड नोज। अकोलिया इतनी जोर से चिल्लाई ऐसा इसलिए क्योंकि जो मलासा थी ना, जब उस पानी में कीचड़ में कूद पड़ी तो उससे छींटे, स्प्लैश मतलब छींटे जो थे वो उसके डर्टी वाटर के उसके फ्रॉक पे पड़े, आंखों पे पड़े, नाकों पे पड़े अकोलिया के। एंड सी गॉट एंग्री व्हेन सी सॉ स्टेन्स ऑन हर न्यू फ्रॉक। जब उसने अपने फ्रॉक पे गंदे स्टेन्स देखे, धब्बे देखे, है ना, तो वो चीख पड़ी और गुस्से में आ गई। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड अकोलिया's मदर सीज मलाशा? है ना, तो अकोलिया की मदर ने मलाशा को क्यों पकड़ लिया? तो अकोलिया's मदर सीज मलाशा टू पनिश हर। जाहिर सी बात है उसकी बेटी पे उन्होंने छींटे पड़े हैं तो मलाशा को पनिश करने के लिए उसने पकड़ लिया उसे। एज सी स्प्लैश डर्टी वाटर ऑन मलाशा फ्रॉक, है ना। चलिए अगला है कि व्हाट हैपेंड व्हेन मलाशा's मदर केम आउट आफ्टर हियरिंग हर हाउल? जब वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी तो मलाशा की माँ बाहर आई, उसके बाद से क्या हुआ? तो व्हेन मलाशा's मदर केम आउट शी आस्क्ड अकोलिया's मदर एंग्रीली। जब वो बाहर आई तो अकोलिया की माँ से गुस्से में पूछती है वाई सी वॉज हीटिंग हर डॉटर? वो मेरी बेटी को तुम क्यों मार रही हो? सी बिगेन स्कॉल्डिंग हर नेबर एंड दे हैड एंग्री क्वेरल। वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे क्योंकि वो एक दूसरे पे डांट फटकार लगा रहे थे। स्कॉल्डिंग मतलब डांटना फटकारना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाई वाज नो वन लिसनिंग? दो एक दूसरे को लोग क्यों नहीं सुन रहे थे? एज एवरीवन वाज शॉटिंग क्वेरलिंग विद ईच अदर एंड वाज इन टेम्पर, दैट्स वाई नो वन वाज लिसनिंग। जाहिर सी बात है सब लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, झगड़ रहे थे और यहाँ तक कि गुस्से में थे, टेम्पर उनका हाई था, इसी वजह से वो भाई एक दूसरे की सुन नहीं रहे थे, है ना। डिड द ओल्ड वेमेन सक्सीड इन हर एफर्ट? यानी कि क्या जो बूढ़ी औरत थी जो कि उसकी दादी थी आई थिंक, तो क्या वो अपने एफर्ट अपने प्रयास में सफल रही? नो, द ओल्ड वेमेन डिडंट सक्सेस इन एफर्ट। वो छुड़ाने गई थी झगड़े को लेकिन वो सफल नहीं रही। अगला है कि वाई डिड अकोलिया डू वॉट डिड अकोलिया डू वाइल अदर वेमेन वर अब्यूजिंग ईच अदर? अकोलिया ने क्या किया जब एक दूसरे को लोग गालियाँ दे रहे थे या फिर डांट रहे थे एक दूसरे को? तो अकोलिया जो थी, जो छोटी लड़की थी, वाइप द मड ऑफ हर फ्रॉक, है ना, वो लड़की जो थी अपने फ्रॉक पे से जो कीचड़ था उसको उसको साफ किया। एंड वेंट बैक टू द पडल, वो फिर से पडल में चली गई। सी टूक ए स्टोन एंड बिगन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पडल। और वो क्या कि छोटा सा पत्थर लिया उसने और स्क्रैपिंग यानी कि लकीरें खींचना अर्थ पे, मिट्टी पे, पडल के जस्ट बगल में, है ना, वो लकीरें खींचने लगी। सी मेड अ चैनल थ्रू विच वाटर कुड रन आउट इनटू द स्ट्रीट। तो भाई सबसे समझदार तो वही थी। क्यों? क्योंकि देखो उसने क्या किया, वो लकीर खींच के, एक होता है ना कि गड्ढा करके एक रास्ता बनाना नाली के लिए, है ना, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो वैसा करके चैनल बना दिया उसने ताकि वहाँ से जो पानी था, जो सड़क पे पानी लगा हुआ था, वो आराम से वहाँ से निकल सके, है ना। तो एक तरीके से सबसे समझदार तो बच्ची निकली। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द टू गर्ल्स डू व्हेन मेन स्टार्टेड फाइटिंग? वो जो दो लड़कियां थी, जो दो बच्चियां थी, वो क्या करने लगी जब लोग फाइट करने लगे आपस में? तो आंसर है व्हेन द मेन स्टार्टेड फाइटिंग द टू गर्ल्स मेड अ चैनल थ्रू विच द वाटर ऑफ द पडल कुड रन आउट इनटू द स्ट्रीट। आपको पता है आंसर सेम होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड द ओल्ड वुमेन से टू द क्राउड आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योरसेल्फ? जो बूढ़ी औरत थी, वो जो भीड़ लड़ाई कर रही थी, उसको ऐसा क्यों बोला कि क्या तुम लोग अपने आप पे शर्म नहीं आ रही, है ना। सेम मतलब शर्म। तो द ओल्ड वुमेन सेड लाइक दिस टू पेसिफाई द क्वेरलिंग पीपल। यानी कि ऐसा वो इसलिए बोल रही थी ये बूढ़ी औरत ताकि जो लड़ाई है वो शांत हो जाए, क्योंकि लोग सोचने में मजबूर हो गए भाई आखिर वो कर क्या रहे हैं यार। चलिए अब इस तरीके से प्रोज के जो जितने चैप्टर थे वो कंप्लीट कर दिए मैंने। अब हम चलते हैं पोइट्री पे। क्वेश्चन है गॉड मेड द कंट्री चैप्टर से कि वेयर डिड यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू? हेल्थ एंड वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है पुण्य और हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, यानी कि आपको स्वास्थ्य और पुण्य कहाँ मिलेगा? तो आई फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन द कंट्री, यानी कंट्री साइड यानी कि देश। देश को मत समझिए यहाँ पे, ये गांव की बात की जाती है। कंट्री साइड मतलब गांव होता है, तो यहाँ पे कंट्री मतलब गांव को डिनोट किया जाएगा। चैप्टर में आपको मैंने पहले ही बता रखा है, चैप्टर आप जाके देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स का, या फिर चैप्टर भी पढ़ सकते हैं जो मैंने पढ़ा रखा है इस चैप्टर को, राइट। वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स? यानी कि खेत और जो बगीचे होते हैं वो आप कहाँ पाओगे? तो आई फील फील्ड्स एंड ग्रोव इन द विलेज और कंट्री। देश में नहीं, यहाँ पे गांव के ही रिलेट किया जा रहा है, तो गांव में पाए जाएंगे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग? शाम के समय
लाइट का सोर्स क्या होता है गाँव में? तो इन द इवनिंग द मून इज द सोर्स ऑफ लाइट, जो चंद्रमा होता है वो सोर्स ऑफ लाइट होता है। वाई इज द नाइटिंगेल म्यूट इन अ टाउन? शहरों में जो बुलबुल है, जो चिड़िया है, उसकी आवाज़ क्यों नहीं होती? बिकॉज शी डज नॉट गेट नेचुरल सराउंडिंग, क्योंकि वहाँ पे शहरों में उसे प्राकृतिक जो सराउंडिंग चाहिए होती है, वातावरण होना चाहिए आसपास का, वैसा उसको नहीं मिलता है, इसलिए वो वहाँ जाती ही नहीं है। इसलिए गाँव में बुलबुल को देखा जाता है। ओड वन सॉलिट्यूड चैप्टर 2 का अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द हैप्पी मैन, है ना? तो आंसर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप पहले समझ लो, आंसर अपने हिसाब से आप कर लेना कि एक खुश इंसान कौन है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ हैप्पी मैन इनहेरिट्स अ फ्यू एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड फ्रॉम हिज फादर, हिज अटेंशन इज कन्फाइंड टू दिस लैंड एंड ही डज नॉट वांट मोर। ठीक है, मतलब लेखक के अनुसार एक खुशहाल इंसान वो है जो अपने पिता से, यानी कि पैतृक जो भी ज़मीन वगैरह होती है वो उसको मिला हो, और उसका पूरा ध्यान उसके लैंड पे हो, और वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, वो खुश है। ही लिव्स एट हिज ओन प्लेस एंड ब्रेथ्स इन अ फ्री एटमोसफियर, क्योंकि वो अब क्या है ना कि अपने जगह पे रह रहा है और खुला हवा है वहाँ पे, वो आराम से रह रहा है, खुली हवा में सांस ले पा रहा है। ही लिव्स ऑन हिज फील्ड एंड ईट्स एंड ड्रिंक्स विच हिज ओन फील्ड सप्लाई हिम एंड हिज कैटल गिव हिम टायर। यानी कि उसको रहने खाने की सारी चीज़ें उसके पैतृक चीज़ों से ही प्राप्त हो रही है, यानी कि पिता ने उसको ज़मीन दे दी, जायदाद दे दी, फिर रहने के लिए घर बना लिया उसने, फिर खेत वगैरह हैं उसमें जो मवेशी भी हैं उनसे उसको खाने की चीज़ें मिल रही है। अटायर मतलब होता है पहनने के लिए, वस्त्र वगैरह भी वहाँ से उसको प्राप्त हो रहे हैं। तो वो इंसान खुशहाल है अकॉर्डिंग टू द राइटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु एंड डज द प्रोनाउन हिज इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा रेफर टू? तो हिज इन द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा रेफर टू द मैन हु हैज अ फ्यू एकर्स ऑफ पैटर्न। हिज जो वर्ड है वो किसको रेफर किया जा रहा है इस पोएम में, फर्स्ट स्टेंजा में? तो उसी इंसान को बोला जा रहा है जिसके पास एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड है ना, बहुत सारे एकड़ की ज़मीन जायदाद है। हु गिव्स हिम मिल्क? तो भाई उसके हर्ड्स मतलब जो मवेशी हैं, वो उसके जो मवेशी हैं वो उसको दूध देते हैं। व्हाट गिव्स हिम ब्रेड? उसको रोटी कौन देता है? तो पोइट्स ऑन फील्ड गिव्स हिम ब्रेड टू ईट। जाहिर सी बात है, खेत है, खेत से गेहूँ आएगा, गेहूँ से वो रोटी बना सकता है ऑब्वियसली, सो उससे उसको खाने को रोटी भी मिल रही है। फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लॉथ्स? उसको कपड़े कहाँ से मिल रहे हैं? द पोइट गेट हिज क्लॉथ्स फ्रॉम द वूल ऑफ हिज शिप। वो मवेशी रखा है, जाहिर सी बात है उसमें भी उसको शीप, भेड़ है, भेड़ से ऊन वगैरह भी मिल रही है, और भी बहुत सारे मवेशी हैं जिससे उसको कपड़े भी पहनने को मिल रहे हैं। आगे है कि हाउ डू ट्रीज हेल्प हिम? तो ट्रीज गिव्स हिम शेड्स ड्यूरिंग समर एंड फायरवुड ड्यूरिंग द विंटर। देखो भाई, गर्मी के मौसम में उसी लकड़ियों से, उन्हीं पेड़ की लकड़ियों से छाया मिलती है, और ठंड के मौसम में उसको जलाकर वो आग से राहत पाता है। नेम द पोएम एंड द पोइट। ये चैप्टर का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, और उसके पोइट हैं अलेक्जेंडर पोप। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ अ ब्लेस्ड मैन? कौन सा इंसान जो है एक तरीके से ब्लेस्ड है, यानी कि उसके सब चीज़ की कृपा है एक तरीके से ना। द मैन हु इज़ ब्लेस्ड इज़ फ्री फ्रॉम वरीज। जाहिर सी बात है, वो इंसान जो वरीज यानी कि परेशानियों से मुक्त है, वो ही इंसान ब्लेस्ड है। हिज आवर्स डेज एंड ईयर्स पास स्मूथली। उसके दिन रात जो है ना, साल महीने घंटे बड़े प्यार से बीत रहे हैं, स्मूथली बीत रहे हैं। ही हैज़ गॉट अ हेल्दी बॉडी एंड पीस ऑफ माइंड। और उस इंसान को अगर हेल्दी बॉडी यानी स्वस्थ शरीर मिला है, और साथ ही साथ शांत मन मिले हैं, तो वो भाई ब्लेस्ड मैन है। देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्टडी एंड रेस्ट इन हिज लाइफ, है ना। तो बहुत सारी स्टडीज़ पे करी गई हैं, और वो अपने बाकी की ज़िंदगी भी अच्छे से बिता सकता है। आगे है कि हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज टाइम? एक खुशहाल इंसान कैसे अपने समय को बिताता है? तो हिज लाइफ एट हैप्पी मैन स्पेंड हिज लाइफ एट ईज। बड़ी आसानी से वो अपनी ज़िंदगी को बिताता है, विदाउट केयर एंड एंग्जाइटी विथ हिज बिलोंगिंग्स एंड कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब संतोष, यानी कि उसको कोई परेशानी नहीं होती है, और किसी घर परिवार की बिलोंगिंग्स की, यानी कि रिश्तेदार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो संतुष्ट रहता है। ही ऑल्सो टेक्स अ साउंड स्लीप एट नाइट एंड स्वीट रिक्रिएशन। यानी कि रिक्रिएशन मतलब सपने होते हैं एक तरीके से, और वो रात में बहुत साउंड स्लीप का मतलब होता है बहुत शांत। साउंड मतलब अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बहुत अच्छी नींद भी आती है उसको रात को, है ना, एक हैप्पी मैन को, और साथ ही साथ अच्छे अच्छे ख्वाब भी सजाता है रात में वो, मीठे मीठे ख्वाब। whom does me रेफर टू इन द लास्ट स्टेंजर? लास्ट में मी किसको रेफर किया जा रहा है? तो मी पोइट को रेफर किया जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाई स्लाइड सॉफ्ट अवे? इसका मतलब है पासिंग ऑफ टाइम विदाउट एनी ट्रबल, यानी कि स्लाइड सॉफ्ट अवे, यानी कि धीरे धीरे करके, बिना किसी परेशानी के, है ना, विदाउट एनी ट्रबल समय का बीत जाना इज नोन एज स्लाइड सॉफ्ट अवे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोइट विश फॉर आफ्टर डेथ? यानी कि उसकी मृत्यु के बाद वो क्या चाहता है, मेरे साथ क्या हो, कवि जो है।
द पोइट विशेज दैट नोबडी शुड एक्सप्रेस सॉरो आफ्टर हिज डेथ। वो चाहता है कि भाई मेरे मरने के बाद कोई मेरे मृत्यु पे शोक ना मनाए। He doesn't want a tombstone at the place where he will be buried after his death. वो ये भी नहीं चाहता है कि भाई मेरे जगह पे जहाँ पे मैं मरूँ मुझे दफनाया जाए वहाँ पे मेरी मृत्यु के बाद कोई टॉम स्टोन भी ना बनाया जाए, यानी कि जो समाधि का पत्थर होता है वो ऐसा कुछ हमारे लिए ना बनाया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोइट वांट टू लिव, वो कैसा रहना चाहता है। द पोइट वांट टू लिव अनसीन एंड अननोन विच मीन्स टू लिव अ सिंपल लाई विदाउट नेम एंड फेम। इट्स लाइफ होगा, सिंपल लाइफ, यानी कि पोइट चाहता है कि उसको कोई ना देखे, कोई ना जाने, और वो एक सिंपल लाइफ जिए बिना किसी नाम के, किसी शोहरत के, है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोइट वांट टू डाई, हाउ डज द पोइट वांट टू, कैसे मरना चाहता है। द पोइट वांट्स टू डाई अनलैमेंटेड एंड स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि वो ऐसा मरना चाहता है कि उसके मृत्यु पे कोई शोक जाहिर ना करे और चोरी छुपे मरना चाहता है एक तरीके से, है ना, किसी लोगों को पता ना चले, है ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ जीने के क्या क्या फीचर्स हैं। द मेन फीचर ऑफ हैप्पी लाइफ इज ए कंटेंटमेंट विथ वॉट एवर वी हैव, यानी कंटेंटमेंट मतलब संतोष, यानी कि हैप्पी लाइफ का एक सबसे बड़ा सार ये है, फीचर ये है कि कंटेंटमेंट, संतोष होना चाहिए जो भी आपके पास है उसके साथ, है ना। इट इज़ थ्रू दिस कंटेंटमेंट दैट वन एंजॉयज पीस ऑफ माइंड, इसी संतोष होने की वजह से एक इंसान जो है पीस ऑफ माइंड पाता है, गुड हेल्थ पाता है, और साथ ही साथ साउंड स्लीप, अच्छी नींद भी आती है उसे। सच मैन डू नॉट रन आफ्टर मटेरियल थिंग्स सिंस दे हैव लिमिटेड डिज़ायर्स, क्योंकि ऐसे लोगों को बस सीमित, बहुत ही लिमिटेड डिज़ायर्स होती है, इच्छा होती है, इसी वजह से वो मटेरियल थिंग्स यानी कि मतलब चीज़ों के पीछे नहीं भागते कि ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छाएं बिल्कुल सीमित है, लिमिटेड है, तो वो इंसान एक हैप्पी लाइफ जी रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है पॉलिथीन बैग। क्वेश्चन है कि हु हैज़ कंपोज, अगला चैप्टर है पॉलिथीन बैग। क्वेश्चन है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम, ये चैप्टर को किसने लिखा है। दुर्गा प्रसाद पंडा हैज़ कंपोज द पोएम। अगला क्वेश्चन है कि डज ए पॉलिथीन बैग गेट डिसॉल्व्ड, क्या पॉलिथीन बैग डिसॉल्व किया जा सकता है, निष्क्रिय किया जा सकता है। नो, अ पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट डिसॉल्व, नहीं। व्हेन डज ए पॉलिथीन बैग मेक अ नॉइज, वो आवाज़ कब करता है। व्हेन इट इज टच इट मेक्स अ स्क्वीकी नोज, जब उसको छुआ जाता है तो एक स्क्वीकी नॉइज आती है उससे। अगला है कि व्हाट डज इट गिव, है ना, व्हाट डज इट गिव आउट व्हेन इट इज़ बर्न, जब वो जलता है तो वो क्या, उससे क्या निकलता है। तो जब वो जलता है इट गिव्स आउट ए पंजेंट स्मेल, बहुत ही बदबूदार स्मेल आती है उससे। ठीक है, आगे है हाउ डज इट अफेक्ट एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट को वो कैसे क्षति पहुंचाता है, परेशान करता है। तो व्हेन इट इज़ लेफ्ट टू इटसेल्फ इट पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट, यानी कि उसको छोड़ दिया जाएगा मिट्टी में वो मिलकर वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, क्योंकि उसको बायोडिग्रेडेबल नहीं होता ये ना, तो वो वहाँ की मिट्टी को अनफर्टाइल कर देता है। हाउ डू द जर्म्स ऑफ डिजीज ग्रो, है ना, बीमारियों के जो कीड़े होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं। तो दे आर कॉज बाय द पॉलिथीन बैग्स विच आर ब्यूरिड अंडरग्राउंड, जो मिट्टियों में आप उसको जब दबा दोगे, है ना, तो वो तो सड़ते गलते तो है नहीं, तो वो जर्म्स पैदा करते हैं मिट्टियों में जाके, है ना। हाउ डज व्हाट डज द वर्ड हर्ट स्टैंड फॉर, हर्ट का मतलब क्या है इस चैप्टर में। द वर्ड हर्ट स्टैंड फॉर पेन, यानी कि दर्द के लिए यूज़ किया गया है। एंड व्हाट कॉजेज पेन, पेन किसकी वजह से हो रहा है। द पेन इज ड्यू टू द हर्ट ऑफ पॉलिथीन बैग्स की वजह से लोग मतलब दर्द में है एक तरीके से। Whose heart melts down like polythene bag? People's heart melts down like polythene bag. लोगों के दिल भी पॉलिथीन बैग की तरह पिघल जाते हैं। तो ये पूछा जा रहा है किसका दिल पिघल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट कम्स बैक अगेन एंड अगेन, क्या चीज़ है बार बार आती है। द पेन कॉज बाय द हर्ट कम्स बैक एंड अगेन, जो दर्द लोगों के द्वारा फील किया जाता है वो बार बार उठती है, पीड़ा उठती है। वेयर इज द पॉलिथीन बैग ब्यूरिड, कहाँ पे जमाया जाता है। द पॉलिथीन बैग ब्यूरिड अंडर द अर्थ क्रस्ट, है ना, मिट्टी के लेयर में। फोर्थ को चैप्टर है थिनर देन ए क्वेश्चन है कि वाई इज राधा क्राइंग, राधा क्यों रो रही थी। राधा इज क्राइंग ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ माधव एंड सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, यानी कि उनकी एब्सेंस में, माधव की गैर मौजूदगी में, है ना, और उनसे बिछड़ने के दुख में, कृष्ण से बिछड़ने के दुख में राधा रो रही है। सेकेंड है कि व्हाट टू फीलिंग्स ऑफ राधा हैव बीन रेफर्ड टू बाय हर फ्रेंड, कौन से दो फीलिंग्स थे राधा के उनके दोस्तों सहेलियों के द्वारा बताए गए कृष्णा को। The two things of Radha have been referred to. If one asks her one question, she speaks of another. यानी कि जब राधा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो दूसरे क्वेश्चन के बारे में जवाब करने लगती है। She was growing thinner each day. और एक और बात बताई गई कि भाई जो राधा है दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है, दुबली होती जा रही है। अगला है कि to whom does the friend make a report. अब ये भाई सहेलियाँ जो थी वो कहाँ पर गई रिपोर्ट लेकर, है ना, तो ऑब्वियसली राधा की बात तो कृष्णा तक ही जाएगी। द फ्रेंड्स रन्स टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट अबाउट द राधा, तो वो जो सहेलियाँ थी वो कृष्ण भगवान के पास गई राधा का रिपोर्ट लेकर।
व्हाट डिड राधा's फ्रेंड बिलीव इन, राधा की सहेलियाँ क्या विश्वास करती थी? तो राधा's फ्रेंड बिलीव दैट द जॉय मे कम अगेन इन राधा's लाइफ, उन्हें विश्वास था कि राधा की लाइफ में ये जो खुशी है फिर से आएगी, वो उत्साह से फिर से भर उठेगी। सी रिटेन्स होप इन द केस ऑफ हर हार्ट, तो वो अपने दिल के कोने में इस चीज़ को जगाए रखती है, उन्हें ऐसा विश्वास था। व्हाई डिड राधा's फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा, वो राधा की जो दोस्त थी, सहेलियाँ थी, वो कृष्णा तक दौड़ता क्यों गई? सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा मेड राधा इनसेन, राधा जो थी ना, जिसके जो सेपरेशन हुआ था उनका, उस वजह से वो बहुत ही दुबली होती जा रही थी दिन दिन प्रतिदिन। तो इनसेन का मतलब पागल भी है, मतलब थोड़ी बावली सी होती जा रही थी। सी लेफ्ट एवरी जॉय एंड हैप्पीनेस, वो हर एक खुशी को त्याग दी थी, हर एक खुशी, हर एक उत्साह को त्याग दी थी। दस हर हेल्थ बिगन टू फॉल, और उसकी इसी वजह से हेल्थ डाउन होने लगी थी। एज हर फ्रेंड्स वर सो मच कंसर्न अबाउट हर फ्रेंड्स दैट्स वाई दे रन टू द लॉर्ड कृष्णा, जैसा कि पता है कि उनकी सहेलियाँ जो थी उनकी हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित हो रही थी, इस वजह से वो उनके बात को लेकर कृष्णा तक पहुंची। 5वां चैप्टर द एम्प्टी हार्ट। क्वेश्चन है कि वाई वॉज द मैन नॉट कंटेंट ऑल्दो ही वॉज रिच, यानी कि इंसान जो है वो क्यों संतुष्ट नहीं होता है जब भी वो रिच भी हो जाता है उसके बावजूद भी। तो द मैन वॉज ग्रीडी वन सो ही वॉज नॉट कंटेंट, जाहिर सी बात है, इंसान जो है एक लालची प्राणी है, इसी वजह से उन्हें संतोष ही नहीं होता भले वो कितनी भी अमीर हो जाए। सेकेंड है कि वेन वॉज द गिफ्ट गिवन बाय द ट्री के द्वारा गिफ्ट कब दिया गया? तो ही प्रेड टू अ विश यील्डिंग ट्री कल्प का मॉर्निंग नून एंड इवनिंग एंड देन द गिफ्ट वॉज गिवन बाय द ट्री, यानी कि सुबह में, दिन में, शाम में उस कल्प का पेड़ की पूजा की गई। विश यील्डिंग ट्री यानी कि जो विश पूरी करता था ट्री, उससे पूजा की गई और उसके बाद से उसे गिफ्ट मिला। तीसरा है कि वाई वॉज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड, यानी कि वो क्यों दयालु नहीं था? हाँ, तो एट द लास्ट the tree gave him the 8th pot half filled as a curse him to death. This is being considered the unkindness of the, अच्छा जाहिर सी बात है, जो 8th pot मिला था ना वो हाफ फिल्ड था, है ना, इसी वजह से वो एक तरीके से श्राप के रूप में उसको मिला कि उसको भरने में उसकी ज़िंदगी चली गई। तो एक तरीके से ऐसा बोला जाता है यार उसने उस पर तरस नहीं खाया, पेड़ ने तरस नहीं खाया, वो अनकाइंड था, बहुत दयालु नहीं था। अगला है कि व्हेन डिड द मैन वांट वन पॉट ऑफ गोल्ड, यानी कि उस इंसान को एक घड़ा भरा हुआ सोना कब चाहिए था? तो इन हिज प्रेयर द मैन वांटेड वन पॉट ऑफ गोल्ड, जब वो प्रेयर करता था पेड़ से तो वो मांगता था। व्हेन ही वाज नॉट कंटेंटेड विथ हिज वेल्थ एंड वांटेड टू ऐड मोर मनी एंड गोल्ड टू हिज एसेट्स, यानी कि और ये भी बात थी कि जब वो अपने धन संपत्ति से खुश नहीं था और चाहता था कि और मनी और सोने वो इकट्ठे करे अपने राजघराने में, तो उस समय वो एक घड़े सोने की डिमांड करता था। वाई वॉज ही गिवन 7 पॉट्स, उसको 7 घड़े क्यों दिए गए? इट मे बी दैट द ट्री गॉड माइट बी प्लीज बाय द मैन सो ही ग्रांटेड हिम 7 पॉट, हो सकता है कि जो भगवान थे, यानी कि जो विश यील्डिंग ट्री था, तो उससे खुश था और इस वजह से उसने दिया। और इट मे ऑल्सो बी दैट गॉड वॉन्टेड टू टेस्ट हिज मॉरलिटी और ग्रेडीनेस, और ये भी हो सकता है कि भगवान उसकी जो लालचीपन है ना, मोरलिटी एंड नैतिकता जो है उसको चेक करना चाहते थे, जज करना चाहते थे। चैप्टर 6 से कोयल। क्वेश्चन है हु रोट द पोएम कोयल, किसने लिखा है भाई? तो पूरन सिंह ने लिखा है इस चैप्टर को। अगला है कि दाई एंड आर्ट का मतलब क्या है? दाई का मतलब यू, आर्ट का मतलब आर होता है, ठीक है, मतलब इस पोएम में लिया गया है, याद जरूर कर लीजिएगा इसे। वॉट वेक्स 1000 मेमोरीज इन हर्ट, किसकी वजह से हजारों ख्याल जो है दिल में उठ पड़ते हैं? द हाई, सॉरी यहाँ पे एच होना चाहिए, द हाई पिच नोट्स ऑफ कोयल वेक्स 1000 मेमोरीज इन हर्ट, यानी कि जो कोयल है उसके जो हाई पिच की आवाज़ होती है वो दिल के बहुत सारे ख्यालों को उठा देती है, जगा देती है। वॉट हैपन्स विद द सेड्स ऑफ मैंगोज, है ना, पेड़ों की छाया के साथ क्या हुआ? द सेड्स ऑफ मैंगोज बर्न व्हेन द कोयल सिंग्स अ स्पार्क शेडिंग सॉन्ग, जब वो कोयल अपनी तेज आवाज़ में गाती है तो वो जो शेड्स थे वो भी जल जाते हैं। ओ लिटिल बर्ड वाई हैज़ बी इन बर्ड कैपिटल हियर, अब बर्ड के कैपिटल बी क्यों है? ग्रामेटिकल क्वेश्चन है थोड़े। तो कैपिटल बी हैज़ बीन यूज इन बर्ड बिकॉज द पोइट हैज़ यूज इट फॉर अ पर्टिकुलर कुकू, कोयल, यानी कि देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रॉपर नाउन होता है ना, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है, तो उसके लिए हम फर्स्ट लेटर उसके कैपिटल होता है, इसलिए यहाँ पे भी कुकू को, है ना, जो बर्ड है, बर्ड के लिए एक स्पेशल कुकू के बारे में बात की जा रही है, कोयल के बारे में, इसी वजह से ये प्रॉपर नाउन बन गया एक तरीके से, और इसी वजह से उसका फर्स्ट लेटर बी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि वॉट चार्ज द विंग्स ऑफ द कोयल, है ना, कौन जो था कोयल के पंखों को झुलसा रहा था? द फायर ऑफ लव। ये थोड़ी जो चीज़ें हैं ना, ये काल्पनिक है, एक तरीके से सोचा गया है,
इसी वजह से इसके क्वेश्चंस आपको थोड़े अजीब से लग रहे होंगे। द फायर ऑफ लव हैज चार्ड द विंग्स ऑफ कोयल। ओके, व्हाई इज द कोयल रेस्टलेस? वो क्यों आराम नहीं कर पा रही थी? द कोयल इज रेस्टलेस इन सर्च ऑफ हिज बिलोव्ड। वो अपने प्रियतम की याद में तड़प रही थी। हु इज़ फार फ्रॉम हर, जो कि उससे काफ़ी दूर था। वॉट फायर्स द कोयल, है ना, कोयल को किस चीज़ ने जला दिया? द साइट ऑफ मैंगो ब्लूजम फायर्स द कोयल। जो मैंगो ब्लूजम पेड़ों क्या कहते हैं, मैंगो के ट्री में जब वो छोटे छोटे फल निकलते हैं, है ना, उसको देखकर कोयल जल उठती है। वॉट बर्न्स हर हर्ट, उसके दिल को कौन जला रहा है? द ब्राइटर ग्रीन ग्रास ऑफ द गार्डन बर्न्स हर हर्ट। जो बगीचों के ग्रीन ग्रास हैं जो चमक रहे हैं, वो उसके दिल को जला रहे हैं। अगला है कि व्हाट डज द फ्लेमिंग सोल ऑफ द कोयल आस्क, है ना, जलता हुआ उसका जो दिल है, आत्मा है, वो क्या पूछता है? द फ्लेमिंग सोल ऑफ कोयल आस्क वेयर हिज बिलव्ड वाज, उसका जो प्रियतम है वो कहाँ पर है, यही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन चैप्टर है द स्लीपिंग पोर्टर। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, उसके पीठ पे, पोर्टर के पीठ पे कितना वजन था? तो देर वॉज 25 किलो वेट, 25 किलो का वेट था। फिर है कि व्हाट डिस्टेंस डज द पोर्टर कवर इन स्नोज ऑफ विंटर, उस ठंड में पोर्टर कितना डिस्टेंस कवर करता था? सो इट वॉज 6 माइल डिस्टेंस, है ना, 6 माइल डिस्टेंस वो कवर करता था उस ठंड में। फिर है कि हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, द पोर्टर इज चैलेंजिंग द माउंटेन। कौन माउंटेन को चैलेंज कर रहा था? द पोर्टर। व्हाट टाइप ऑफ कैप इज ही वेयरिंग, किस टाइप का कैप वो पहना हुआ था? तो कैप वेयरिंग है ब्लैक डर्टी एंड स्वेट स्टेन कैप। स्वेट का मतलब होता पसीना, स्टेन मतलब धब्बा, यानी कि जो पोर्टर था वो एक ब्लैक गंदा सा मटमैला सा पसीने से भरा हुआ दाग धब्बों वाला टोपी पहना हुआ था। क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज द पोर्टर एमिट, एमिट मतलब निकलना, पोर्टर की तरफ से किस टाइप की स्मेल, बदबू आ रही थी? तो द पोर्टर वाज एमिटिंग अ सल्फर लाइक सॉर स्मेल, सल्फर की तरह खट्टा सा स्मेल आ रहा था उसके अंदर से। व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ, चोटी के ऊपर क्या था? तो देयर इज अ हट ऑन द क्लिफ, एक झोपड़ी थी। व्हाट इज द मदर सर्चिंग, माँ जो थी वो क्या सर्च कर रही थी? द मदर इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, नेटल्स एंड वाइन्स को ढूंढ रही थी वो। हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का हीरो कौन है? तो पोर्टर जो है वो माउंटेन का हीरो है। व्हाट इज मीन बाय द लीड ऑफ नाइट, लीड ऑफ नाइट मीन्स द स्टार स्टडेड स्काई, यानी कि नाइट का ढक्कन क्या है? लीड मतलब ढक्कन ही होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार स्टडेड स्काई यानी तारों से भरी रात को, आसमान को लीड ऑफ नाइट कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज राइनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, राइनिंग मतलब राज करना, और रिच किंगडम ऑफ स्लीप, नींद पे किसका राज है यहाँ पे? तो पोर्टर क्यों ही कहा जा रहा है, द स्लीपिंग पोर्टर जो है अभी राज कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, चैप्टर 8 मार्था। क्वेश्चन है व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्रीन, जो हेजल ग्रीन एक हिस्टोरिक प्लेस है, वहाँ पे मार्था क्या कर रही थी? मार्था वो टेल हर स्टोरीज इन द हेजल ग्रीन, वो वहाँ पे अपनी कहानियों को सुनाया करती थी। व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थाज आई, मार्था की आंखों का कलर क्या था? ग्रे। हु आर स्टेयरिंग एट ईज, यानी कि उस पर कौन स्टेयर यानी कि एक टक निहारे निहारता था उसे? तो लिसनर्स जो उसको सुनते थे उस पर एक टक देखे जाते थे। हाउ डू दे सिट टू लिसन टू मार्था स्टोरी, द चिल मतलब दे यहाँ पर चिल्ड्रन को बोला जा रहा है, तो वो कैसे मार्था की स्टोरी सुना करते थे? तो दे सिट डाउन ऑन द अर्थ विद देयर हेड्स रेस्टिंग ऑन देयर एल्बोज एंड पे रैप्ट अटेंशन टू द हर स्टोरी, यानी कि वो लेट जाते थे और उसके बाद से ज़मीन पे, और उसके बाद से अपने सिर को, होता है ना कि अपने हाथों के बीच ऐसे रख लेना और हाथ के उन्हीं के बल पे सो जाना, रेस्ट करना एल्बोज के, तो वैसे करके वो स्टोरी को सुना करते थे। हाउएवर हाफ ऑफ द स्टोरीज सेड, कैसी उसकी आधी कहानी बीतती थी? द स्टोरीज वर सीम टू बी हाफ टोल्ड विद मार्थाज गेस्चर, आधी से आधी कहानी उसकी जो थी उसके गेस्चर से, उसके हाव भाव से, चेहरे के एक्सप्रेशन से वो अपनी कहानी बयां किया करती थी, है ना। तो इस तरीके से मैंने मार्था तक के जो भी क्वेश्चन थे जो आपके थ्योरेटिकल हैं, आ सकते हैं, इससे रिलेटेड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आएँ, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने इतना वीडियो कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है। आपको बहुत आइडिया लग गया होगा, आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो, इसको बार बार भी आप देख सकते हो। कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।